सुबह के 10 बजने वाले हैं। हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ आपको व्यूज भी मिलेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। आपको बता दें, एनडीए में घटक दलों के बीच में सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट आज जारी हो रही है। एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम की लिस्ट सामने आने का क्रम लगातार जारी है। बीजेपी ने देर रात 18 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ 12 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। तो वहीं नाराज बताए जा रहे उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने दिल्ली में बैठक के दौरान मना लिया है। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता सासाराम सीट से आरएलएम की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। बात करें हम, बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। उम्मीदवार के तौर पर मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि भी देखी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट घोषणा में पहली बार इतना घमासान देखने को मिला है, जिसका नतीजा हर दल पर बड़े स्तर में असंतोष के तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देना भी शुरू कर दिया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों की अब तक जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें कौन कौन से नाम हैं। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से पहली लिस्ट आई, जिसमें 57 नामों का ऐलान किया गया। लोजपा आर ने 15, वहीं हमने 6 और आरएल ने 4 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस थोड़ा ही समय बचा है। सभी पार्टियों की तरह बीजेपी ने इन चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी के चाणक्य यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार आ रहे हैं और 3 दिनों तक यहां पर चुनावी समीक्षा करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। तो यूपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका अब बिहार में ही कई दिनों तक दौरा रहेगा। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी दानापुर और सहरसा में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दानापुर में राम कृपाल यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे, तो वहीं सहरसा में आलोक रंजन के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कदम कुआं विक्रम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। वहीं त्रिपुरा के सीएम माणिक साह, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी आज चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी बिहार में ही रहेंगे। ये सभी नेता बिहार में प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मुख्यमंत्री समस्तीपुर के सराय रंजन और दरभंगा के बहादुरपुर में चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने हैं। वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी और अपडेट के साथ में पटना से संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से सभी लगभग कैंडिडेट जो थे उनका ऐलान कर दिया गया है। जो जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से भी सिर्फ पहली लिस्ट आई, लेकिन आज तमाम दिग्गज बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हैं वो बिहार में आज चुनावी सभा करेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए बीजेपी ने पहली सूची जो जारी की थी उसके बाद लगातार 2 सूचियां और जारी की। पहले 71, फिर 12, फिर 18, ऐसे करके कुल 101 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने अपने खाते की, अपने कोटे की जारी कर दी है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने भी अपनी पहली सूची जारी की है। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज जेडीयू की बाकी सूचियां भी जारी हो जाएंगी और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। लगातार देखिए नॉमिनेशन का दौर चल रहा है और इस वक्त जो बिहार में सबसे बड़ी हलचल है वो उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, ये तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो आज बिहार की धरती पर आ रहे हैं और लगातार यहाँ से आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, जो सबसे बड़ा नाम है अमित शाह का, वो भी पटना आ रहे हैं। देर शाम पटना पहुँचेंगे और
आज से लगातार 3 दिनों तक वो पटना ही बिहार के दौरे पर रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है और निश्चित तौर पे ये जो है चुनाव कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है इससे स्पष्ट होता है कि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कल रेखा गुप्ता भी बिहार के दौरे पर थीं और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। धीरज सर्वेश, महागठबंधन की बात की तो महागठबंधन थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। अभी टोटल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया। एक लिस्ट जरूर जारी हुई है जेडीयू की तरफ से। कांग्रेस में सीटों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कितनी सीटों पर बात बन पाई है? देखिए, कांग्रेस लगातार कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 65 सीटें कांग्रेस को चाहिए। हालांकि 55 से 58 सीटें देने की बात आरजेडी की तरफ से हो रही है और निश्चित तौर पर देखिए अब ये आज जब सूची जारी होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस से कितने उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं और कितने उम्मीदवार कौन से उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए रात में बातचीत हुई है कांग्रेस के नेताओं की, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है और माना यही जा रहा है कि और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात एक बार फिर करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सीट शेयरिंग पर लगभग मुहर लग चुकी है और उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान होने लगा है। इस बीच आज लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव समेत बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े चेहरे आज नामांकन करेंगे। इस दौरान उनके साथ अलग अलग राज्यों के बड़े नेता की भी मौजूदगी रहने वाली है। दरअसल बिहार में 2 चरण में होना है मतदान। पहले चरण की वोटिंग होगी 6 नवंबर को। इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख है 17 अक्टूबर, जबकि नामांकन पत्रों की जांच होगी 18 अक्टूबर तक। आपको बता दें उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 20 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। तो वहीं बिहार में आज कई दिग्गज नामांकन भरते भी नजर आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और यह सीट पिछले 15 सालों से जेडीयू का गढ़ रही है। नामांकन के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो वहीं आरजेडी से निष्कासित होने के बाद अपनी पार्टी बना चुकी तेज प्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। पटना की दानापुर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन के नामांकन में भी मौजूद रहेंगे। समस्तीपुर जिले की सभी 10 विधानसभा पर एनडीए और तमाम जो दल के प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आज बिहार में मौजूद रहेंगे और नामांकन के साथ साथ कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार आज नामांकन करेंगे। कल्याणपुर विधानसभा से जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी तो माकपा माले से रंजीत राम पर्चा भरेंगे। वारिसनगर विधानसभा से भाकपा माले से फूल बाबू सिंह, समस्तीपुर की सराय रंजन सीट पर जेडीयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी अपने नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं उजियारपुर विधानसभा से आरजेडी के विधायक पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, विभूतिपुर विधानसभा से सीपीआईएम विधायक अजय कुमार, मोरबा विधानसभा सीट से जेडीयू से विद्यासागर निषाद और महागठबंधन से राजद विधायक रणविजय साहू, समस्तीपुर विधानसभा से तीसरी बार से राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, जेडीयू से अश्वमेघ देवी सहित जन स्वराज प्रत्याशी और 2 निर्दलीय उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन करेंगे। वहीं पटना की बांकीपुर सीट पर बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण कुम्हार से बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली के नेता मनोज तिवारी, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी आज अलग अलग जिलों में अपने उम्मीदवारों के नामांकन में भाग लेंगे। मशहूर भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा को आरजेडी ने छपरा से टिकट दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है, वो जल्द ही अपना नामांकन फाइल करेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की ही, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के घटक दलों के बीच में सब कुछ सेट होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर समेत हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने कैंडिडेट लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुए बिना ही नामांकन भी शुरू हो गया है। आरजेडी, सीपीआई, एमएल के प्रत्याशी नामांकन करने लगे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब इस वक्त
रस्साकशी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। दरअसल पार्टी ने कुटुंबा से राज्य अध्यक्ष राजेश राम समेत कुल 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने रणनीति के तहत एक एक सीट का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक करना शुरू किया। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लगने के बाद प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद बुधवार की शाम को पटना पहुंचे। राजधानी लौटते ही इन नेताओं ने अधिकृत उम्मीदवारों के सिंबल बांटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। दरअसल एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन में कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए कुछ भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐसे में वजह यही है कि सीट शेयरिंग के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि कांग्रेस की विक्रम सीट अब पार्टी के अंदर ही हॉट सीट बन गई और इस सीट पर बीजेपी से आए अनिल कुमार को टिकट देने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एयरपोर्ट पर ही बवाल काट दिया। हाल ये हो गए हैं कि बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सीपीएल लीडर शकील अहमद खान को वहां से भागकर निकलना पड़ा और इस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर मारपीट भी हो गई। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। चुनिंदा उम्मीदवारों को सिंबल देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी और विधानमंडल दल के नेता, आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर भी पहुंचे थे। कुछ सीटों पर असहमति बनी हुई है। कल देर रात को शुरू हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा वाम दलों के अन्य नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के बछवाड़ा पर प्रत्याशी उतारने के बाद माकपा ने कड़ी आपत्ति जताई और सीटों के बंटवारे पर किसी भी नेता ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ये दावा करते नजर आए कि सभी मामले सुलझा लिए गए हैं और जल्द ही सीट बंटवारों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। वहीं गठबंधन के मुताबिक जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन्हें बातचीत के जरिए जल्द सुलझा लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। एनडीए गठबंधन है जिसने अपना सबसे पहले सीट शेयरिंग जारी किया और 101 जो हमको चुनाव लड़ना है उसकी सूची जारी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कल सूची जारी कर दिया। एनडीए गठबंधन इतने पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। जब ये हाल है आज सीट बांटने में उसका, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रालोमो और सभी हमारा हम पार्टी पारदर्शिता के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हम पर विश्वास कर रही है। और पटना से सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए। सर्वेश, एनडीए ब्लॉक में तो सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बात बन ही गई, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मतलब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ही वापस लौटना पड़ा एयरपोर्ट से, यह नौबत आ गई। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए अंतर्विरोध से कांग्रेस जूझ रही है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है या फिर उम्मीदवारों का चयन किया गया उसको लेकर भी लगातार महागठबंधन में आपस में विवाद उत्पन्न हो गया है। एक तरफ तो दलों के भीतर तो विवाद था ही, अब अंतरकला से भी पार्टियां जूझ रही हैं क्योंकि जिनको टिकट दी जा रही है और जिनके टिकट कट रहे हैं वो लोग बगावत के मूड में आ गए हैं और सीधे तौर पर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हाथापाई पर भी उतर आए हैं। आपने देखा होगा कल एयरपोर्ट की तस्वीरें, उसके बाद सदाकत आश्रम में भी काफ़ी लोग पहुँचे और वहाँ जाकर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाकर गाली गलौज किया। लोगों ने नेताओं को गालियाँ दी, भद्दी गालियाँ दी। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के अंदर ही नहीं, आरजेडी के अंदर भी आप देखिए कि पिछले करीब एक हफ्ते से आरजेडी राबड़ी देवी के आवास के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं, पार्टी ऑफिस के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं, वहां उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है सर्वेश, यानी कि महागठबंधन में खासकर कांग्रेस में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, तमाम सारी जानकारी के लिए। और इस बीच कार्यक्रम यूएनटीसीसी कार्यक्रम में विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Since its inception, it has been a testament to what we can achieve when nations unite for a larger cause. Our peacekeepers have been really a powerful force for good. These brave sons and daughters put their lives on the line to protect civilians, to deliver humanitarian aid, and to support fragile peace processes. They are the real torchbearers of multilateralism.
Now, let me honor today the more than 4,000 UN and 182 Indian peacekeepers who have made the ultimate sacrifice in the line of duty. They stand out as a testament to bravery, and their legacy remains a solemn call to action for all of us. We must ensure that their message lives on. Now, as you would all be aware, peacekeeping was not originally envisaged in the UN Charter. The very concept of peacekeeping has evolved over the years. Currently, it draws its mandate from the decisions of the UN Security Council. Changing geopolitical dynamics, the complexities of world affairs, and the nature of conflicts have all shaped the demands of peacekeeping. We all recognize that peacekeeping has been the flagship endeavor and the most effective instrument of the United Nations. When it comes to peacekeeping operations, allow me to flag 7 concerns for your collective consideration. 1, troop contributing countries as well as host states must be consulted while formulating mandates of peacekeeping missions. 2, peacekeeping can only be effective if mandates are commensurate with the resources allocated to the missions. 3, these mandates must always be realistic and always be clear. और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:15 बजे नंदयाल पहुंचेंगे। यहां से श्रीशैलम में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह अकेला मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। अगर हम बात करें इसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, तो दोपहर 12:15 बजे श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र जाने वाले हैं पीएम, जो कि एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर मेडिटेशन हॉल है जिसके चारों कोनों पर 4 मशहूर किले प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल्स बने हुए हैं और इसके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की ध्यान वाली एक मुद्रा है। वहीं पीएम दोपहर करीब 2:30 बजे करनूल पहुंचेंगे और यहां पर 13,430 करोड़ की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, रोड, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हैं। यहां पर पीएम जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथिंग परियोजना की आधारशिला, ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथिंग पर लागत करीब 2,880 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा सब्बावरम से शीलानगर तक 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला भी रखते नजर आएंगे। ग्रीनफील्ड राजमार्ग की लागत करीब 960 करोड़ रुपए से अधिक है। विशाखापट्टनम में यातायात जाम कम करने में सहायक, व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। पीएम मोदी के इस दौरे के बहुत मायने भी हैं। मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम दक्षिण का कैलाश माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में इसे शामिल किया गया है। एकमात्र मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ विराजमान है। मंदिर करीब 2000 साल पुराना है और शिवाजी स्फूर्ति केंद्र एक मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर मेडिटेशन हॉल भी है। मशहूर किले प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल बने हुए हैं। बीच में छत्रपति शिवाजी की ध्यान मुद्रा वाली एक मूर्ति भी यहां पर मौजूद है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी का विशाखापट्टनम का दौरा है, बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है और एक बड़ी सौगात लेकर वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं, सुबह 11:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब ब्रह्मा मल्लिकार्जुन स्वामी वाले जो देवस्थान है श्रीशैलम, उसमें पूजा करेंगे। देखिए, यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा, और वो पहाड़ पर श्रीशैलम का मंदिर है, वहाँ पर पूजा करेंगे मल्लिकार्जुन स्वामी की। इसके शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें वो मंदिर आता है। इसके साथ साथ देखिए करीब 12:15 बजे श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र, जिसका आप बात कर रहे थे, वहाँ का दौरा करेंगे। फिर 2:30 बजे का कार्यक्रम है जब कुरनूल में लगभग
13,430 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, नींव खिलाव का अनावरण करेंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जब वही बात आती है कि जब डबल इंजन की सरकार हो या अलायंस की सरकार हो, जिस तरीके से टीडीपी का केंद्र में अलायंस है, बड़ी सौगात दी गई है। और आप देखिए कि जब इस बार सरकार आई थी तो आंध्रा इस बात की खुशी से प्रधानमंत्री कहकर आए थे कि सबसे ज्यादा विकास का जो दौर होगा वो अभी 5 साल होगा। और आप देखिए कि वहाँ की कैपिटल केंद्र भी किस तरीके से लगातार विकास की बात कर रही है, लेकिन हैदराबाद से हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन रहा है। और आपको बता दें कि साथ ही सुपर जीएसटी जिसे कहते हैं सुपर सेविंग अभियान का कार्यक्रम भी आज करने वाले हैं। साथ ही बहुत अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर प्रधानमंत्री विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि 13,430 करोड़ की परियोजनाओं इसमें शामिल होंगी और डेवलपमेंट के काम होंगे, जिसमें तौर पे कई सारी नौकरियों का सृजन होगा, कई सारी ऐसी तमाम विकास की परियोजनाएं होंगी। तो कहीं ना कहीं जो आंध्रा को एक अपने पैरों पर खड़े होकर महत्वपूर्ण स्थान देने वाली जो बात हमेशा आंध्रा के लोग कहते हैं, और अपने पैरों पे खड़ा हुआ आंध्रा, उस लिहाज से ये परियोजनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।